बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम करेंगे सेशन 3 का यूनिट नंबर 6 वाटर रिसोर्सेज डिटेल आंसर्स। सो अपने डिटेल आंसर्स की तरफ चलते हैं। रूम नंबर 1 में कहा जा रहा है राइट एंड नोट ऑन द सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन पाकिस्तान। पेज नंबर 94 एंड 95 पे इसका आंसर है। हमने इसमें देखना है सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। ठीक है कि ज़मीन के अंदर पानी और ज़मीन के ऊपर जो हमें पानी लाइक रिवर सी हमें सरफेस वाटर हो गया, और ग्राउंड वाटर जैसे कि ज़मीन के अंदर जो पानी होता है। सो पेज नंबर 94 95 पर इसका आंसर है। सो सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। All types of life on Earth depends on water. Our bodies contains roughly 60% water, and we cannot survive without a consistent supply of clean water. It is the foundation of human existence. Surface and groundwater resources are abundant in Pakistan, which lies in South Asia. These resources are essential for the country's household, industrial, and agricultural demands. An overview of these water resources is given below. अच्छा, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो हमारी अर्थ है 60% वाटर से भरी हुई है, और साथ में ये यूज़ होती है इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं सरफेस वाटर रिसोर्सेज। सरफेस वाटर रिसोर्सेज में रिवर सी इस तरह से आ जाता है जो ज़मीन के ऊपर हमें पानी नज़र आता है। ठीक है, सो नंबर 1 आता है इसमें इंडस रिवर। इंडस रिवर इज़ पाकिस्तान बिगेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर। इट हैज़ इट्स रिसोर्सेज झेलम, चनाब, रावी and Satluj rivers are all only a few of tributaries of the Indus River that contribute significantly to Pakistan's surface water resources. अच्छा, यहाँ पर जो हमारा इंडस रिवर है पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। ठीक है, और यहाँ पर इट हैज़ इट्स सोर्सेज झेलम, यहाँ इस झेलम, चनाब, रावी, सतलुज इस इंडस रिवर के अंडर आते हैं। ठीक है, अच्छा सेकेंड अगर देखें तो झेलम रिवर, one of the principal tributaries of the Indus River is the Jhelum River. It runs through the province of Punjab and the Azad Jammu Kashmir region. It is playing a significant role in irrigation and hydroelectric production. So यहाँ पर आप देखें तो झेलम रिवर जो है हमारा इंडस रिवर से ही निकलता है, और साथ में इट रन्स ये पंजाब और आज़ाद जम्मू कश्मीर से होता हुआ आता है। और ये इसका सिग्निफिकेंट रोल क्या है कि इरिगेशन कहते हैं द वाटरिंग ऑफ लैंड टू मेक इट रेडी फॉर एग्रीकल्चर, कि जो हम ज़मीन को पानी देते हैं यानी कि उसको क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए ज़मीन को पानी दिया जाता है रेडी फॉर एग्रीकल्चर। सो इरिगेशन को कहलाता है। सो नेक्स्ट इज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की वाटर फ्लो करता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सो यहाँ पर ये इसका सिग्निफिकेंट रोल है। थर्ड देखिए आप लोग चनाब रिवर। The Chenab River is another important Indus tributary. It runs through Pakistan's Punjab province. It supports both electricity and irrigation. Chenab River जो है ये हमारा कहाँ से निकलता है, पंजाब में है पाया जाता, और साथ में इलेक्ट्रिसिटी एंड इरीगेशन यहाँ पर होती है। ठीक है, आगे है हमारा तरबेला डैम। One of the biggest earth-filled dam in the world is the Tarbela Dam on the Indus River. It has variety of uses including flood control, hydroelectric power generation and irrigation. So Tarbela Dam जो है वो पूरी दुनिया जो ज़मीन पर हमारी दुनिया है उसके ऊपर सबसे बड़ा डैम कहलाया जाता है, और साथ में ये यूज़ किस लिए होता है, इंक्लूडिंग फ्लड कंट्रोल, अगर हमारे फ्लड आ जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए, और साथ में इरिगेशन के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट देखें आप लोग मंगला डैम। द मंगला डैम इज सिचुएटेड ऑन द झेलम रिवर. इट इज़ अनदर सिग्निफिकेंट रिजर्वायर फॉर द स्टोरेज ऑफ वाटर एंड द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब मंगला डैम जो है वो हमारा झेलम रिवर पर है, और साथ में ये एक बहुत बड़ा रिजर्वायर है फॉर द स्टोरेज ऑफ वाटर एंड प्रोडक्शन। यहाँ पे वाटर की स्टोरेज पानी को स्टोर किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ठीक है, सो अब हम डिस्कस करते हैं ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को। अब ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज जो ज़मीन के अंदर पानी है हमारा कितना, पाकिस्तान largely relies on its ground supplies, particularly in those regions which have little access to surface water. Tube wells and hand pumps are the main method used to access groundwater for domestic, commercial and agriculture uses in those regions. आपने देखा होगा ट्यूब वेल्स और साथ में जो हमारे हैंड पम्प्स इस तरह की जहाँ से हम पानी भरते हैं वो ज़मीन के अंदर से पानी आ रहा होता है। ठीक है, और ये किस लिए यूज़ होता है, हमारा घरेलू यूज़ के, डोमेस्टिक घरेलू और कमर्शियल तजारती यूज़ के लिए, एंड एग्रीकल्चर यूजेस इन दोज रीजन्स। ठीक है, अच्छा अब इसमें आता है हमारा इंडस बेसिन एक्वेफियर।
द ग्रेटेस्ट ग्राउंड वाटर सोर्स इन पाकिस्तान इज़ द इंडस बेसिन एक्वीफर। हमारे जो पाकिस्तान में ग्रेटेस्ट ग्राउंड वाटर सोर्स है, ज़मीन के अंदर जो पानी पाया जाता है, तो इंडस बेसिन एक्वीफर है, ठीक है। इट कवर्स द होल इंडस प्लेन एंड फुलफिल्स द मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज एग्रीकल्चर नीड्स ऑफ वाटर। और ये हमारी मेजॉरिटी पीपल्स की नीड्स को पानी की पूरी करता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारा बलूचिस्तान प्लेटो एक्वीफर। द बलूचिस्तान प्लेटो एक्वीफर इज़ अ वाइटल सप्लाई ऑफ ग्राउंड वाटर इन द रीजन ऑफ बलूचिस्तान। ये हमारा बलूचिस्तान में पाया जाता है और इट प्रमोट्स एग्रीकल्चर एंड मेंटेन्स लोकल रेजिस्टेंस मीन्स ऑफ सर्वाइवल। सो नेक्स्ट ग्राउंड वाटर रिसोर्स है पंजाब एक्वीफर। ग्राउंड वाटर इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन इन पंजाब प्रोविंस। In some location, excessive groundwater extraction is a problem because it causes dropping water tablets and an increase in salinity. अच्छा, हमारे जो पंजाब का एरिया है, यहाँ पर मेजर सोर्स है ग्राउंड वाटर को इरिगेशन के लिए, ठीक है। एग्रीकल्चर यानी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए ग्राउंड वाटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इन सम लोकेशंस, कुछ जगहों पर क्या होता है कि ज़्यादा एक्सेसिव ग्राउंड वाटर निकाल लिया जाता है, ठीक है। यानी कि ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, जिसकी वजह से मसला बनता है ये कि ऐसे मसले बनते हैं बिकॉज इट काजेज ड्रॉपिंग वाटर टैबलेट्स एंड एन इंक्रीज इन सैलिनिटी। तो क्या होता है कि वो जो ज़मीन के अंदर एक लेवल होता है पानी का, वो यानी कि ख़त्म हो जाता है और साथ में उसके अंदर सैलिनिटी में इंक्रीज़ आता है। यानी कि सैलिनिटी का मतलब है नमकियात। पानी के अंदर जब हम सॉल्ट्स रिजर्व हो जाए तो उससे हम सैलिनिटी कहते हैं। और इस तरह ज़्यादा पानी को एक्सट्रैक्ट करने से हमारे वाटर के अंदर सैलिनिटी के अंदर इंक्रीज़ आ जाता है और साथ में ड्रॉप वाटर टैबलेट्स। तो ये था हमारा लॉन्ग नंबर 1। सेकेंड लॉ में कहा जा रहा है व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ द इरिगेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। अब हमारे पाकिस्तान में इरिगेशन सिस्टम की स्ट्रेंथ क्या है? पेज नंबर 96 और 97 पे इसका आंसर देखें। ओके जी, तो इसका आंसर है पेज नंबर 96 पर, एडवांटेजेस ऑफ एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम। अच्छा, पाकिस्तान's large irrigation system, which is mostly based around the Indus River and its tributaries, offer a number of important benefits, some of which are listed below. यहाँ पर नंबर 1 है improved agriculture productivity. इरिगेशन से हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट आती है। बाय डेवलपमेंट अ स्टेडी सप्लाई ऑफ वाटर, द इरिगेशन सिस्टम इनेबल्स एग्रीकल्चर कल्टिवेशन. This dramatically increases food output by increasing agriculture productivity and enabling many planting cycles in a single year. ठीक है, so next आता है the heading food security. In order to ensure food security for Pakistan's rapidly expanding population, the irrigation system's consistent water supply is essential. It makes it possible to grow important food staples for Pakistan's diet, including cotton, rice, and wheat. So food staples यानी कि अहम खुराक जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एग्रीकल्चर विच implies a huge section of the people and contributes to the GDP of the nation is an important economic factor in Pakistan. By providing water for agriculture, the irrigation system aids in the development of this industry. So ये 1, 2 and 3 ये 3 हमारे पास इसके एडवांटेजेस आ गए इरीगेशन के, जहाँ पे हमारे फूड की हम लोग सिक्योरिटी कह सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमें हेल्प मिलती है और साथ में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है इसके अंदर हम लोग इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है कम्युनिटी स्टेबिलिटी. Millions of rural Pakistanis who depend on agriculture for their livelihood are supported by irrigation. A reliable water sources reduces their population's vulnerability to droughts and other climate fluctuations. ठीक है, सो जहाँ पर vulnerability मानी कमज़ोरी and droughts खुशसानी and other climate fluctuations, ये इसमें हमें हेल्प देती है irrigation. फिफ्थ हेडिंग है क्रॉप modification. Farmers can choose from a wider variety of crops because to irrigation's accessibility to water. Farmers will be able to cultivate a greater variety of crops such as fruits and vegetables, which can increase income and food variety. Hydroelectric power generation. The irrigation system includes numerous dams and reservoirs that are used to generate hydropower. इरिगेशन के ज़रिए से हम लोग हाइड्रो पावर जनरेट कर सकते हैं. लाइक हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं इरिगेशन के अंदर से, पानी को फ्लो करवाते हैं और उसके अंदर एक प्रोसेस होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. ठीक है, सो दिस रिड्यूसेस द नेशंस डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल्स, और ये रिड्यूस करता है फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी. ठीक है,
It also assists in meeting countries' energy needs. Next heading है flood control. The irrigation system includes some flood controls mechanisms such as dams like Tarbela and Mangla. They can hold more water during the monsoon seasons and lowers the risk of flood. Eighth one is control of salinity and water logging. Salinity हम कहते हैं वाटर के अंदर साफ रिजर्व हो जाए तो उसे हम salinity कहते हैं. एंड वाटर लॉगिंग सॉइल के अंदर हमारी वाटर की जो मिक़दार है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारी ऑक्सीजन है वो रूट्स तक नहीं जा सकती क्रॉप्स की, ठीक है. द इरिगेशन सिस्टम कंटेन्स ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर टू हैंडल द सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग इश्यूज that may arise as a result of excessive irrigation. This keeps the soil in good conditions for farming. ठीक है, next 9 heading है support for livestock. By supplying drinking water and grazing for animals, reliable water sources benefits not just crop production but also livestock farming. ओके, 10th हेडिंग इज यहाँ पे सपोर्ट करते हैं लाइवस्टॉक को हमारे ड्रिंकिंग वाटर, ग्रेजिंग फॉर एनिमल्स एंड रिलेबल वाटर सोर्सेज नॉट जस्ट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन बट आल्सो फॉर फार्मिंग, ठीक है, यानी कि एनिमल्स के लिए भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं इरिगेशन के वाटर को. इंटरनेशनल वाटर शेयरिंग. The Indus Water Treaty regulates water sharing between Pakistan and India, which share the Indus River system. Pakistan is able to manage its portion of these foreign waters and thanks to the massive irrigation system. इंटरनेशनल जो है वो भी हमें सपोर्ट करता है इस सिलसिले में कि हम लोग पाकिस्तान एबल टू मैनेज इट्स पोर्शन ऑफ दीज फॉरेन वाटर एंड थैंक्स टू मैसिव इरिगेशन सिस्टम, ठीक है. अच्छा, आगे आता है although Pakistan's massive irrigation system has many benefits, there are some drawbacks as well, such as water scarcity, poor water use and environmental issues. इसकी वजह से हमारे पास कुछ ड्रॉबैक्स भी आते हैं, बट हमने इसके आंसर में ड्रॉबैक्स नहीं लिखने. इसका आंसर यहाँ तक है सेकेंड लॉन्ग का, ठीक है. ड्रॉबैक्स उससे आगे स्टार्ट होते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे हमारे ख़त्म होता है सेकेंड लॉन्ग. थर्ड लॉ में कहा जा रहा है इवेल्युएट द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर रिजर्वायर्स इन ऑब्टेनिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशंस ऑफ वाटर रिलेटेड इश्यूज. हम लोगों के पास जो वाटर रिजर्वायर्स हैं जहाँ पे हम वाटर को स्टोर करते हैं, वहाँ के जो सॉल्यूशंस ऑफ वाटर रिलेटेड इश्यूज को हमने डिस्कस करना है लॉन्ग नंबर 3 में. थर्ड लॉन्ग का आंसर देखते हैं हम. रोल्स एंड इम्पैक्ट्स ऑफ वाटर रिजर्वायर्स. Hydroelectric power generation, flood control, irrigation and other sustainable solutions are all benefits greatly from the use of dams, barrages, canals and water reservoirs. ठीक है, हम लोग हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना वाटर के ज़रिए से, ठीक है. फ्लड कंट्रोल, जो सैलाब वगैरह को कंट्रोल, इरिगेशन एंड अदर सस्टेनेबल सॉल्यूशंस, ये सब हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. डैम्स, बैरेजेस, कैनाल्स एंड वाटर रिजर्वायर्स, यानी कि पानी को हम लोग डैम्स की सूरत में स्टोर कर लें, बैरेजेस, कैनाल्स बना लें, और वाटर रिजर्वायर्स वाटर को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े प्लेसेस होते हैं, ठीक है. However, they could also have an impact on human activities, the environment, industry and agriculture. Let us examine these features in greater details. Number 1 is hydroelectric power generation. अब हम इनको डिटेल में देखते हैं. हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन क्या होती है. Point 1 is benefit. इसका बेनिफिट है डैम्स एंड रिजर्वायर्स आर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर्स. डैम्स और रिजर्वायर्स के ज़रिए से हम लोग हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेट करते हैं. डैम्स और रिजर्वायर्स में कुछ इस तरह की मशीन्स लगी होती हैं और वहाँ पे प्रोसेस हो रहा था जिसकी वजह से पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है. They offer a dependable and sustainable energy source and help in assisting in the reduction of greenhouse gas, discharging a dependence on fossil fuels. Hydroelectricity can provide a large amount of the region's electricity requirement while also promoting the production of sustainable energy. हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर का हमें एक ही फ़ायदा भी होता है कि रिडक्शन ग्रीन हाउस गैसेज, जब हमारी ग्रीन हाउस गैसेज डिस्चार्ज होती हैं फॉसिल फ्यूल से, जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे होते हैं तो ग्रीन हाउस गैसेज डिस्चार्ज होती हैं एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ठीक है. सो इसकी जो हमारे पास रिडक्शन ये कम ही आ जाती है जब हम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर का यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है. अब नेक्स्ट है नेगेटिव इम्पैक्ट. अब हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हैं. बिल्डिंग डैम्स एंड रिजर्वायर्स में हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. इट इंक्लूड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हैबिटेट्स, अल्टर्ड रिवर फ्लो पैटर्न्स एंड पोटेंशियल हार्म टू एक्वेटिक
ecosystems. Large dams have the potential to uproot communities and cause social and cultural repercussions. और यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि जो हमारे इकोसिस्टम्स हैं, हमारे एनिमल्स हैं, वहाँ के रहने की उनकी जगह होती हैं, तो हम लोग बड़े बड़े रिजर्वायर्स बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा जगह घेर लेते हैं, तो वहाँ पर कुछ जंगलात को काट के कुछ जो खाली जगह होती हैं उनको हम लोग वाटर रिजर्वायर बना देते हैं, डैम्स बना देते हैं, तो जो हमारे एनिमल्स और प्लांट्स हैं और जो इकोसिस्टम लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है, ठीक है. So large dams have the potential to uproot communities and cause social and cultural repercussions असरात. So यहाँ पर ये भी होता है कि जो हमारे इंसान है वो उनको भी जो घर उन्होंने बनाए होते हैं कुछ डैम्स के आसपास, तो वो भी अक्सर ख़तरे में रहते हैं, ठीक है. सेकेंड हेडिंग है फ्लड कंट्रोल. अब पॉजिटिव इम्पैक्ट है फ्लड कंट्रोल का. डैम्स एंड बैरेजेस आर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल वाटर फ्लो एंड लेसन्स द लाइक्लीहुड ऑफ फ्लडिंग इन कम्युनिटीज डाउनस्ट्रीम्स. This promotes public safety and property preservation by reducing the damaging effect of flooding on infrastructures, crops and communities. अब डैम्स जो है ये हमें वाटर फ्लो को जो हमारा फ्लड के दौरान, सैलाब के दौरान जो तेज़ी से और फ्लड पानी मूव कर रहा होता है उसको कम करता है, क्योंकि ये अपने अंदर सेव कर लेता है. सो दिस प्रमोट्स पब्लिक सेफ्टी एंड प्रॉपर्टी प्रिजर्वेटिव्स. जब सैलाब वगैरह आता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए डैम्स, वाटर रिजर्वायर्स, कैनाल्स ये बनाए जाते हैं ताकि वाटर को वहाँ पे स्टोर किया जा सके, हमारे सिटीज़ वगैरह ज़्यादा डैमेज ना हो, ठीक है. नेगेटिव इम्पैक्ट है बाय रिलीजिंग वाटर एट द रॉन्ग पीरियड्स और होल्डिंग बैक टू मच वाटर. Poorly maintained dams can occasionally make flooding worse. Additionally, the modified river meridians can negatively impact biodiversity and water quality in downstream ecosystem. नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि रिलीजिंग वाटर एट द रॉन्ग पीरियड. अगर हम रॉन्ग जगह पर, गलत जगह पर हम लोग पानी को होल्ड कर लें तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, और समझो हमारी जो इकोसिस्टम लाइफ है, बायोडाइवर्सिटी भी डिस्टर्ब होती है, ठीक है. सो नेक्स्ट पॉइंट है इरिगेशन. बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं इरिगेशन के. कैनाल्स एंड रिजर्वायर्स आर एसेंशियल फॉर irrigating agriculture crops, particularly in areas with erratic rainfall patterns, by enabling farmers to grow crops all years. So जो हमारे फार्मर्स हैं वो पूरे साल अपने क्रॉप्स को ग्रो कर रहे होते हैं इरिगेशन के पानी का यूज़ करते हुए. आगे आता है राउंड दिस improves food security by raising agriculture outputs and income for rural areas. Negative impact है poor irrigation techniques can waste water, make the soil saltier and damage the environment. The availability of water downstreams can be decreased and aquatic habitats harmed by excessive river water withdrawal for agriculture. नेगेटिव इम्पैक्ट इसका कुछ इस तरह से होता है, सिंपल वर्डिंग में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है. फोर्थ हेडिंग है हमारी एग्रीकल्चर. पॉजिटिव इम्पैक्ट है एग्रीकल्चर का. access to water through irrigation system and canals increases agriculture output and assures a steady supply of food. This promotes economic growth, food security and livelihoods in rural communities. And negative impact है poor water resource management can result in over extraction, aquifer reduction and soil degradation. Irrigation can degrade water quality and harm aquatic habitats also by allowing fertilizers and pesticides to discharge. Fifth heading है environment. Positive impact आता है well planned dams and reservoirs can perform as useful water supply and storage system during dry spells. They can help in maintaining a steady supply of water for both ecosystems and human use. Negative impact में आ जाता है modifying natural river flows can damage ecosystem. It can disrupt fish migration and harm aquatic habitats. Additionally, reservoirs can contribute to the buildup of deposit, which over time reduces their capacity for storage. नेगेटिव इम्पैक्ट इसका यह होता है कि जो हमारा नेचुरल फ्लो है रिवर का वो डैमेज कर सकता है इकोसिस्टम को, और साथ में फिश की जो माइग्रेशन होती है एक जगह से दूसरी जगह पर एंड हार्म इक्वेटिक हैबिटेट्स. और साथ में एडिशनली रिजर्वायर्स कैन कंट्रीब्यूट टू द बिल्डअप ऑफ डिपॉजिट एंड कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज. फिफ्थ हेडिंग में आ जाता है इंडस्ट्री एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़. पॉजिटिव इम्पैक्ट इज वाटर इज एसेंशियल फॉर इंडस्ट्री ग्रोथ एंड ह्यूमन नीड्स.
इंडस्ट्री को ग्रोथ करने के लिए हमारे लिए पानी ज़रूरी है, और ह्यूमन नीड्स इंसानों की ज़रूरियात को पूरी करने के लिए भी जो वाटर है वो बहुत ज़रूरी है. इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ ओवरऑल बाय गारंटिंग अ स्टेडी सप्लाई ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, सैनिटेशन एंड एंजॉयमेंट. तो जो है यहाँ पर सैनिटेशन का मतलब है सफाई एंड एंजॉयमेंट. नेगेटिव इम्पैक्ट है बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग डैम्स एंड रिजर्वायर्स कैन बी एक्सपेंसिव. अब नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि जो बहुत एक्सपेंसिव होता है डैम्स और रिजर्वायर्स को बनाना. ठीक है. लार्ज स्केल वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कैन कम एट अ सोशल एंड एनवायरमेंटल कॉस्ट. तो यहाँ पर हमें बड़ी इन्वायरमेंट चाहिए होती है, इसमें सोशल इश्यूज भी आ सकते हैं कि इंसानों के रहने की जगह में भी कि उनको घर बनाने में मुश्किल होगी, और साथ में जो इन्वायरमेंटल कॉस्ट है वो भी लाइक जो हमारी ज़मीन है वो महंगी भी बहुत होती है. सो एक्सपेंसिव होते हैं ये डैम्स और रिजर्वायर्स को बनाना, इसलिए पाकिस्तान में हमारे इतने ज़्यादा डैम्स भी नहीं है, और एक फ्लड को कंट्रोल करने के लिए भी इसलिए हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा सैलाब वगैरह आता है, और बहुत सारी इस तरह की कमियाँ हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान, सो ये बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं इसलिए. ठीक है. In conclusion, dams, barrages, canals, and water reservoirs provide valuable sustainable solutions, including irrigation, flood control, and hydroelectric power generation that supports economic growth and human well-being. अच्छा, आगे आखिर में हम ये कहेंगे कि जो हमारे डैम्स और ये वाटर रिजर्वायर्स हैं, ये हमें एक अच्छे सॉल्यूशंस देते हैं इरिगेशन के लिए, फ्लड कंट्रोल, इन सब के लिए. ठीक है, जो हम पीछे डिटेल में देख चुके हैं. ठीक है. To reduce these water resources' negative effect on the environment, agriculture, and communities appropriate management is essential to balance the advantages and disadvantages. Sustainable and responsible water management methods are crucial. तो ये लॉन्ग नंबर 3 यहाँ पर एंड होता है. ठीक है. सो एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप लोगों ने इस पूरे चैप्टर को अच्छे से याद करना है. जो हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं सिर्फ उन पर ही आपने नहीं उनको ही सिर्फ याद नहीं करना है, बल्कि पूरे चैप्टर को अच्छे से याद करेंगे तो आपका पेपर अच्छा होगा इंशाल्लाह. नेक्स्ट जो लॉन्ग नंबर 4 में कहा जा रहा है, सजेस्ट सम सस्टेनेबल सॉल्यूशंस टू एड्रेस वाटर पोल्यूशन, वाटर शॉर्टेज एंड वाटर वेस्ट. वाटर पोल्यूशन, वाटर शॉर्टेज एंड वेस्ट वाटर्स के जो सॉल्यूशंस है वो हमें डिस्कस करनी है इस क्वेश्चन में. पेज नंबर 99, 100 एंड 101 तक इसका आंसर है. Some sustainable solutions. Pakistan needs to use multimodal approach that includes legislative changes. कानून साज लेजिस्लेटिव का मतलब कानून साजी, इंफ्रास्ट्रक्चर्स यानी बुनियादी ढांचा, upgrades and community involvement to address water pollution, water shortages and water waste. Here are some green approaches to efficiently managing water. Number 1 is facilities for treating wastewater. Wastewater को treat करने के लिए हमें facilities चाहिए. So spend money on and increasing the size of wastewater treatment facilities to handle sewage. Sewage यानी गंदे नाले and industrial effluents. इंडस्ट्रियल एफिलेंस इंडस्ट्री से निकले हुए जो हमारे गंदगी जो केमिकल्स होते हैं, बिफोर रिलीजिंग दैम इनटू बॉडीज ऑफ वाटर, बट इन प्लेस स्ट्रिक्ट रूल्स टू इंश्योर एग्रीमेंट्स. हमें मनी चाहिए यानी कि पैसा चाहिए, किस लिए? वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए. जो हमारे गंदे नाले हैं, सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफिलेंस, इंडस्ट्री से निकलने वाले हार्मफुल केमिकल्स को ट्रीट करने के लिए इससे पहले कि वो पानी में रिलीज़ हों, हम लोग इनको पानी में रिलीज़ होने से पहले ही अगर ट्रीट कर लें तो वेस्ट वाटर को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज़ यूसेज ऑफ रेन वाटर. Promote the adoption of rainwater harvesting method in homes and communities to collect and store rainwater, domestic usage and groundwater replacement. यहाँ पर रेन वाटर का हार्वेस्टिंग यानी कटाई. ठीक है. और डोमेस्टिक यूसेज का मेन है घरेलू इस्तेमाल के लिए. Number 3 heading is effective irrigation methods. To prevent water waste in agriculture, promotes and encourage the use of contemporary irrigation techniques such as sprinklers and drip systems to reduce wastewater. Fourth heading is desalination, साफ करना, by installing desalination facilities along the coast, particularly in coastal areas where there is a severe water storage. तो यहाँ पर हम लोग पानी को साफ करने वाली फैसिलिटीज़ हैं वो देकर वाटर को साफ कर सकते हैं. 5वीं हेडिंग है हमारे पास जियोग्राफिकल मैनेजमेंट. इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन regulation to avoid
Overuse and salty water intrusion in दखल अंदाजी करना, वाटर इंट्रूशन दखल अंदाजी करना, ठीक है. Encourage equiper recharge techniques to top off from water supplies. Sixth में कहा जा रहा है education and information. Organize public awareness campaigns to raise awareness of the need for sustainable water usage, pollution avoidance, and water preservations. Education has the power to influence behavior. एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन को हम लोग फैलाते हुए लाइक जो हमारे जाहिल लोग होते हैं वो ज़्यादा गन फैलाते हैं, और जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो गन कम फैलाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि गंदगी हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है. सेवंथ है हमारे पास इंडस्ट्रियल रेगुलेशन टू रिड्यूस इंडस्ट्रीज release of population pollution, impose tight environmental laws on them, promote more eco-friendly production techniques and the reuse of industrial effluents. हम लोग इंडस्ट्री से निकले हुए जो केमिकल्स होते हैं उनको रीयूज़ कर सकते हैं और इको फ्रेंडली प्रोडक्शन के टेक्निक्स के ज़रिए से. एथ हेडिंग इज़ वाटर मैनेजमेंट. Water management in rural areas. Build small dams, ponds, and water storage structures as part of community-based water management system in rural areas. Promote the group of such type of crops which are considered drought resistant. It will helpful to lower agricultural water demands and boost crop yields in times of water shortage. वाटर की मैनेजमेंट को इन रूरल एरियाज में ये 8th हैंडिंग आ गई. एंड 9th वन इज गवर्नमेंट measures. Create and implement comprehensive water management plans that take both urban and rural demands into account. हम लोग वाटर मैनेजमेंट को अगर अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे अर्बन और रूरल एरियाज़ में तो इस वाटर को हम लोग अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकते हैं. इम्प्लीमेंट price politics that promotes wise water use. Research and development of water saving technologies such as water efficient appliances and leak detection systems should be funded. So ये हमारे पास कुछ वो हैं रिसोर्सेज जिसके ज़रिए से हम लोग वाटर को अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकते हैं. 10th heading is collaboration across borders. To ensure the equitable and sustainable use of shared water resources, cooperate with neighboring nations. It will help to ensure the sustainable and fair use of shared water resources. 11th is climate change mitigation. Fight against climate change consequences by implementing mitigation मतलब damaging करना, climate change damage करना, mitigation damaging. Fight against climate change's consequences by implementing measures. तो जो climate change consequences है उनके against हम लोग कुछ ऐसे measures लगाते हैं, कुछ ऐसी ऐसे प्लानिंग करें कि climate change को by implementing measures to ideal shifting rainfall patterns by creating strong infrastructures. 12th heading is public private alliances. अलायंसेस मतलब है इत्तेहाद, ठीक है, यानी कि जो हमारे लोग हैं उनके अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक हो. वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कैन बी मैनेज एंड फंडेड बाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कैन बी इंक्रीजेज इफेक्टिवनेस एंड ईज द स्ट्रेन ऑन गवर्नमेंट रिसोर्सेज. सो 13th हेडिंग है मॉनिटरिंग एंड डाटा गैदरिंग. सेट अप a thorough water monitoring system to keep checks on water supply quality and usage. Government and civic society must make a non-stop commitment to addressing Pakistan's water-related issues, and water parties must work together to achieve a safe and impartial water future. Sustainable solutions must strike a balance between economic growth and environmental preservation. So 14th heading में आता है water management. In order to solve water shortage and better manage water resources, the Pakistani government has been working on a number of water management projects, including the building of dams and reservoirs. Water governance is being improved, water use efficiency is being increased, sustainable agriculture and industrial practices are being promoted. In conclusion, आखिर में हम कहेंगे कि Pakistan's water needs are met through a combination of groundwater resources and surface water resources.
कि पाकिस्तान की जो पानी की ज़रूरियात हैं वो हम इस तरह से पूरी कर सकते हैं कि हम लोग ग्राउंड वाटर जो ज़मीन के अंदर पानी है और सरफेस वाटर के जो सोर्सेज हैं उनको अगर मिलाकर यूज़ करें। प्राइमरीली द इंडस रिवर सिस्टम, the development of a nation and the welfare of its people demands on the efficient management of these resources। तो यहाँ पे हमारा लॉन्ग नंबर 4 जो है एंड होता है। अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।